हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं के एम लर्निंग चैनल और इस चैनल के अंतर्गत आपके हिस्ट्री के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज मैं नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूं। इस टॉपिक का नाम है होम रूल मूवमेंट। और साथ में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस नेशनल मूवमेंट के साथ साथ बिहार में किस तरह का मूवमेंट रहा, कौन से लोग एसोसिएटेड थे, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए, पिछले 2 लेसन में हम लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा, नेशनल लेवल पे और बिहार के लेवल पे, करेक्ट, बिहार के रेस्पेक्ट में। तो चलिए हम होम रूल को आगे बढ़ाते हैं। होम रूल मूवमेंट होम रूल मूवमेंट का जो सबसे पहले शुरुआत जो की गई थी, वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि होम रूल से एसोसिएटेड मेन नाम आता है एनी बेसेंट का, है ना, एनी बेसेंट। However, when you will go through the book and textbook and like BP Chandra book, then you will realize that home rule movement was started first by Gangadhar Tilak, बाल गंगाधर तिलक। ओके, सो 1916 में होम रूल मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ। और ये जो मूवमेंट पहली बार शुरुआत की गई वो था किनके द्वारा, बाल गंगाधर। हालांकि होम रूल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ था या कह सकते हैं प्रोसीडिंग था, वो एनी बेसेंट के द्वारा पहले स्टार्ट किया गया था, लेकिन उनका लॉन्चिंग होने से पहले ही बाल गंगाधर तिलक जी ने लॉन्च कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, तिलक जी होम रूल लीग की स्थापना किए बॉम्बे में, ध्यान रखिएगा बॉम्बे में। और जब बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था बेलगांव में, तभी ये डिसाइड कर लिया गया कि होम रूल लीग की स्थापना की जाए। सो तिलक जी फाइनली होम रूल लीग की स्थापना किया, कब, अप्रैल 1960 में। सो एज टू लॉन्च इट सो एज टू लॉन्च इट इमीडिएटली, करेक्ट। अब आप देखिएगा इस आंदोलन में जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल, बैंकर, इंदुलाल याग्निक और भी ऐसे फॉलोअर्स जो एनी बेसेंट के थे, दे ऑल वेर एजिटेटेड, है ना, वो सब परेशान हो रहे थे। और उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि एक यंग इंडिया करके बॉम्बे पेपर तैयार किया ताकि इस मूवमेंट की तैयारी प्रॉपरली किया जाए। लेकिन साथ में ये भी हो रहा था कि एनी बेसेंट के जितने भी फॉलोअर्स थे, सपोर्टर थे, सब के सब थोड़ा थोड़ा दुखी हो रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि होम रूल मूवमेंट जो है एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च कर दिया जाए। और बाल गंगाधर तिलक जो है ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे, करेक्ट। लेकिन फिर भी एनी बेसेंट का प्लानिंग कुछ और था, प्रॉपर वे में ऑल इंडिया लेवल का। अगर क्षेत्राधिकार की बात करें या क्षेत्र विशेष की बात करें, तब आपको पता चलेगा कि बाल गंगाधर तिलक का एरिया छोटा दिया गया था। उन्हें दिया गया था महाराष्ट्र का रीजन, है ना, कर्नाटका का रीजन और बेरार का रीजन, करेक्ट। और महाराष्ट्र में भी बॉम्बे उनके पास नहीं दिया गया था, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे उनके पास नहीं मिला था। जब क्षेत्राधिकार होम रूल आंदोलन लॉन्च करने की बात हुई तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में क्षेत्र विशेष की बातें हुई, जिसमें हुआ कि किसको कौन सा क्षेत्र दिया जाएगा। सो बाल गंगाधर तिलक को या बाल जी को दिया गया महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड बेरार एक्सेप्ट मुंबई, ध्यान रखिएगा मुंबई वॉज नॉट गिवन। और रेस्ट ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू होम, एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट का एक अलग प्रभाव था, अलग छाप था पूरे इंडिया में, और एक लेडी भी थी। तो हालांकि लेडी के कारण नहीं था, बल्कि उनका एक अपना इंडिविजुअल छाप था पूरे इंडिया पे। और लंदन में भी, ब्रिटेन में भी काफ़ी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और सफल भी रही थी। तो इसके कारण उनका छाप जो ज़्यादा था और इसलिए उन्हें रेस्ट ऑफ इंडिया दिया गया। और महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार किनको दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को। बस ध्यान रखिएगा इसमें कि मुंबई उनके हाथ में नहीं था, बाल गंगाधर तिलक के एरिया में नहीं था। सो फाइनली आप देखिएगा कि जब होम रूल लीग आंदोलन को लॉन्च करने की बात हुई तो बाल गंगाधर तिलक पहले लॉन्च किए, और लॉन्च करने के लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया, है ना, ये ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना किया कब, अप्रैल 1916 में। वहीं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना अपने लिए क्या कब किया, सितंबर 96, करेक्ट। उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल के में बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किया होम रूल लीग, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। अब जब एनी बेसेंट का होम रूल लीग की स्थापना हुआ तो जॉर्ज अरुंडले जो है वो सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्त किए गए, ध्यान रखिएगा। और ये आपको हिंदी में मिलेगा थोड़ा बहुत, अगर इसमें कुछ फेर बदल लगे ट्रांसलेशन में तो प्लीज़ स्टिक टू दिस लैंग्वेज इन इंग्लिश मटेरियल, ओके, इंग्लिश मटेरियल में जो लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे देखिएगा तिलक जी का भी एक अपना छाप था। आपको पता ही होगा कि तिलक जी पहली बार 1893 में गणपति फेस्टिवल शुरुआत किया था। सबसे पहली बार ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पूछा गया है कई बार और पूछा जा सकता है। गणपति फेस्टिवल की शुरुआत किसने किया था, कब किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में किया था। उसी तरह से उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत किया था 1895 में। ओके। और तिलक जी का एक मैगजीन और जर्नल के तौर पे जो चल रहा था वो मराठा और केसरी। ध्यान रखिए, मराठा और केसरी, मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में, है ना। चलिए अब आते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के जो कैंपेनिंग के दरमियान जो भी जर्नलिज्म काम आ रहा था उसमें देखिए फ्री थॉट, रेडिकलिज्म, फेमिनिज्म, इन सब के सपोर्टर इंग्लैंड में रहे थे। आपको पता है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी इंडिया में उन्होंने ही किया था। सो फ्री थॉट, रेडिकलिज्म, फेमिनिज्म, थियोसॉफी के प्रोपाउंडर के तौर पे, प्रोपोनेंट के तौर पे, एडवोकेट के तौर पर, लीडर के तौर पे, है ना, स्टॉन सपोर्टर के तौर पे वो काफ़ी फेमस हो चुकी थी। एंड ही केम इन 1893 और जब आई थी तब वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम कर रही थी। ध्यान रखिएगा, जिस सोसाइटी का स्थापना मद्रास के अडियार में किया गया, है ना, मतलब मद्रास के पास अडियार है, उसे हेडक्वार्टर बनाया गया इंडिया में थियोसॉफिकल। हालांकि आप देखिएगा वर्ल्ड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का ब्लाबर्ट्स्की का नाम आता है ना, लेकिन इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में एनी बेसेंट का नाम आता है, जिन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, अडियार में। करेक्ट। और तिलक जी की तरह मराठा और केसरी जैसे उन्होंने निकाला जर्नल, वैसे ही इन्होंने क्या निकाला, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये सब उनसे रिलेटेड पेपर था जिसमें इन्होंने अपने वक्तव्य को, अपने थॉट को, ओपिनियन को प्रेजेंट किया और लोगों तक पहुंचाया। उनका होम रूल लीग जो आंदोलन चल रहा था वो चूँकि रेस्ट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड था, रेस्ट ऑफ इंडिया में उन्हीं का आंदोलन था और उन्हीं के द्वारा लीड किया जा रहा था, तो बहुत टॉप फिगर्स के अदर एरियाज़ के जितने भी लीडर थे दे ऑल ज्वाइन। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट जो थी वो शांत प्रवृत्ति के थे और तिलक जी जो थे उग्र प्रवृत्ति के थे। मतलब इसीलिए उनको कहा गया था ना, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या बोला गया था, अशांति का जनक। तो तिलक जी के सपोर्टर के तौर पे एक्सट्रीमिस्ट लोग ही ज़्यादा थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट पूरे इंडिया में देखा जाता है तो एक्सट्रीमिस्ट संख्या कम था, जबकि मॉडरेट का, तो मॉडरेट लीडर जितने भी थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, दे ऑल वेयर सपोर्टर ऑफ किसके, होम रूल लीग ऑफ एनी बेसेंट। और इतना ही नहीं, गोखले जी जो कि होम रूल लीग आंदोलन को कभी सपोर्ट नहीं किए, कभी कुछ नहीं किए, लेकिन बाहर से उन्होंने, जैसे होता है ना बाहर से सपोर्ट करना, तो ही उनका जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो उन्होंने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी 1905 में बनारस के कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष भी रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो होम रूल लीग के मूवमेंट को उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया, क्योंकि ये इनका एक अलग आंदोलन चल रहा था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम पे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। और आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के गुरु के तौर पे भी जाने जाते हैं। सो इंडियन सोसाइटी अगर पूछा जाएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब इस मूवमेंट के दरमियान देखिएगा कि पूरे इंडिया में तिलक जी और एनी बेसेंट के आधार पर पूरे इंडिया में ये मूवमेंट चला, फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह चला। अब यहाँ पे तिलक जी का जो एरिया था महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार, उसमें उनके अगेंस्ट में, उनके उग्र प्रवृत्ति के कारण अंग्रेज थोड़ा ज़्यादा डरे रहते थे। पता ही है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और जहाँ भी जो भी बोलते थे उससे मास के मास, मतलब लाखों लोग प्रभावित हो जाते थे। तो जिसके कारण उनको सो कॉज नोटिस दिया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा, सो कॉज नोटिस। आपको पता ही है गणपति फेस्टिवल उन्होंने शुरू किया, शिवाजी फेस्टिवल उन्होंने शुरू किया। तो इन सब फेस्टिवल के दरमियान, अलग अलग सभाओं के दरमियान उनके कुछ ऐसे स्पीच हुआ करता था जिससे लोग उग्र हो जाया करते थे या प्रवोक्ड हो जाया करते थे, जिसके आधार पे इन्हें सो कॉज नोटिस भेजा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। बहाना मिल गया कि भाई उसी आधार पे अभी सो कॉज नोटिस। तो उस सो कॉज नोटिस के जवाब में काफ़ी सपोर्टर जो थे वो लोग कोर्ट में लड़े भी। उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अगर देखें, एडवोकेट के पूरे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे
पूरे एडवोकेट के लीडर के तौर पर उभर के आए थे, जो कि क्या बोलते हैं, तिलक जी के लिए इस शो कॉज नोटिस के जवाब में रिप्लाई लिखे थे और कोर्ट में फाइट किए थे। करेक्ट। अब इतना ही नहीं, अब उनको अगर रिलीज़ करने का, रिहा करने का या छोड़ कर रखने का जो शर्त रखा गया, तो बोला गया कि भाई 60,000 का मुचलका आप जमा कीजिए और अपना गुड बिहेवियर रखिएगा, तब जाके हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो इस शो कॉज नोटिस के आधार पे उन्हें 60,000 के मुचलके पे बाहर रखा गया, है ना। और उनके लिए ये केस लड़ा गया कि कौन, किसने लड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि मोहम्मद अली तिलक जी के अगेंस्ट में जब होम रूल आंदोलन के दरमियान जब शो कॉज नोटिस दिया गया, तब उनके सपोर्ट में पूरे वकील के लीडर के तौर पे कौन थे? तो इस पूरे वकील के नेतृत्व किनके हाथ में था? मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना लेड द प्रोसीडिंग ऑफ शो कॉज नोटिस अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब चूंकि अंग्रेज़ों को एक्शन लेना था, तो भाई तिलक जी ही क्यों, एनी बेसेंट क्यों नहीं? तो एनी बेसेंट को मद्रास गवर्नर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गवर्नर हुआ करता था, ये सब लोकल प्रोविंसेस था, तो वहाँ का गवर्नर ने, मतलब मद्रास के गवर्नमेंट ने 1917 के जून में ये पूरा डिसाइड किया कि एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाए, है ना। तो अब वहाँ पे एनी बेसेंट, बी पी वाडिया, जॉर्ज अरुंडले जो उनके ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब काफ़ी जैसे ही अरेस्ट हुआ, पूरे इंडिया में एक सहानुभूति का आंदोलन छिड़ पड़ा, क्योंकि एनी बेसेंट शांत प्रवृत्ति के थी, राइट, और अपने मूवमेंट को वो प्रोसीजरली आगे बढ़ाती थी अपने स्पीच के आधार पे। ऐसा नहीं था तिलक जी की तरह कि अलग स्टेटमेंट देकर लोगों को प्रवोक करते थे, जोश में डालते थे। इनका एक अलग तरीका था, जिसके कारण अक्रॉस द कंट्री इनके अरेस्ट होने के बाद जो कोई भी लीडर होम रूल आंदोलन से एसोसिएटेड नहीं था या सपोर्ट नहीं कर रहा था, दे ऑल स्टार्टेड टू सपोर्ट हर, क्योंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया था इसके कारण, राइट। तो इस आधार पर आप देखिएगा सर सुब्रमण्य अय्यर, ये जिन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। आप देखिएगा ये सब उपाधि, अगर आप कहीं मौका मिले तो आप एक रफ पेपर में नोट निकालिए कि कौन कहाँ से कब कौन से पदवी को छोड़ दिया या रिजिग्नेशन दिया, कौन से मूवमेंट के दरमियान। एक ऐसे व्यक्ति का लिस्ट भी आप बना सकते हैं कि नाइटहुड लौटाने वाले कौन है भाई। तो भाई गांधी जी क्या लौटाए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लौटाए थे, तो एस सुब्रमण्यम क्या लौटाए थे, कब लौटाए थे, कौन से व्यक्ति ने कौन से मूवमेंट के दरमियान कहाँ से रेजिग्नेशन दिया था। इन सारे चीज़ को अगर आप एक लिस्ट बनाए तो हमको लगता है 20 से 20 आदमी भी बहुत हैं, जिनको कि आप पीटी के लिए एक नोट्स बना लेंगे और आपके लिए बहुत ही रिमेंबरिंग भी होगा, मगअप करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा, आराम से ये आपके माइंड में चला जाएगा। ठीक है। तो जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे, लाइक मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम.ए. जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एनी बेसेंट के सपोर्ट में इस अब होम रूल आंदोलन को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अदरवाइज बाल गंगाधर तिलक के शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ा भी था तिलक जी के सपोर्ट में, करेक्ट। तो ये सब लोग होम रूल आंदोलन में मॉडरेट लीडर्स के तौर पे ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, बट दे ऑल केम अक्रॉस और स्टार्टेड टू सपोर्ट। अब इसी कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट सपोर्ट के कारण, लोगों के प्रेशर के कारण, फाइनली एनी बेसेंट को रिलीज़ कर दिया गया। सितंबर, मतलब जून में पकड़ा गया और सितंबर में उनको रिलीज़ कर दिया गया। अब इस दरमियान रिलीज़ होते हुए इनकी फैमिलियरिटी पूरी इंडिया में फैल गया था, और इन्हीं फैमिलियरिटी के आधार पे, इसी के ग्राउंड के आधार पे फाइनली उन्हें 1917 के कांग्रेस के सेशन में उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे उनकी नियुक्ति हो गई। तो इस तरह से होम रूल आंदोलन जो है पूरे इंडिया में चला और अलग अलग जगह पे चला और अलग अलग लोगों के द्वारा लीड किया गया, करेक्ट। अब ये चीज़ तो हो गया कि भाई यहाँ पे, अब यही चीज़ अगर हम बिहार के रेस्पेक्ट में देखें, चूँकि हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब होम रूल आंदोलन अप्रैल में, होम रूल लीग जब अप्रैल में तिलक जी ने स्थापित किया, फिर सितंबर में एनी बेसेंट जी ने स्थापित किया, राइट। तो उसके बाद 16 दिसंबर 1916 होम रूल लीग की स्थापना पटना में भी किया गया, और होम रूल लीग का स्थापना जो पटना में हुआ
उसके लीडर के तौर पे मजरूल हक का नाम आया, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। अब आने वाले मूवमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। सो मजरूल हक was the leader who set up home rule league in पटना। करेक्ट। नवाब सरफराज हुसैन खान, चंद्रबंशी सहाय, वैद्यनाथ नारायण सिंह, ये सब एसोसिएटेड लीडर्स थे जो होम रूल लीग मूवमेंट को बिहार में आगे बढ़ाए। करेक्ट। उसी तरह से आप देखिएगा कि मुजफ्फरपुर की तरफ होम रूल लीग की स्थापना जो किया, उनका नाम है श्री जनकधारी प्रसाद। ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना मुजफ्फरपुर में किसने किया? श्री जनकधारी प्रसाद। करेक्ट। उसके बाद एनी बेसेंट, जो कि ऑल इंडिया में इनका क्षेत्राधिकार था, इनके ही एरिया में बांटकर मिला था, तिलक जी को नहीं मिला था। तो इसलिए आप देखिएगा एनी बेसेंट जो है पटना 2 बार विजिट की। एक बार 18 अप्रैल को विजिट की, तब तक क्या हो रहा था कि होम रूल लीग जो है तिलक जी के द्वारा लॉन्च हुआ था, एनी बेसेंट के द्वारा नहीं। फिर 25 जुलाई को ये 17 की बात नहीं है, वो तिलक जी तो 17 में लॉन्च किए थे, 18 की बात है ये, ध्यान रखिएगा। तो 18 अप्रैल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918, मतलब सितंबर में जब उन्होंने लॉन्च किया है ना 1916 में, उसके बाद इस लॉन्च के बाद पूरे देश में ये घूम रही थी। तो पटना 2 बार विजिट की थी 1918 में। और कब? तब जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे दिसंबर 1917 में ऑलरेडी नियुक्त हो चुकी थी, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बिहार होम रूल लीग में कुछ एसोसिएटेड मेंबर्स का नाम बता दिया। पूरे नेशनल लेवल पे होम रूल लीग मूवमेंट का क्या रहा, कैसा रहा, कौन से एरिया में किसने लीड किया। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हाँ, हिस्ट्री क्रैश कोर्स का आज लास्ट डेट था डिस्काउंटेड फ़ी के अंतर्गत। अब आप कल से अगर इनरोल करना चाहते हैं, 8 तारीख तक चलेगा इनरोलमेंट, तो आप लोगों के लिए फ़ी डिफरेंट होगा, जिसका लिंक आप लोगों को उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेशन के साथ में पढ़िए, स्टडी कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हो सके तो क्रैश कोर्स जो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि इस 15 दिन 16 दिन के केस डे के क्लास में आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। क्योंकि जो अमाउंट मैं फिक्स करता हूँ दैट इज़ नॉट ए बिगर वन। कोई मायने नहीं रखता है 699, 799, 899, है ना। 1000 रुपये का कोई मायने नहीं है। लेकिन उस 1000 रुपये से आप 15 दिन में एक कोर्स को टू सम एक्सटेंट तक आप कंप्लीट करते हो, और काफ़ी चीज़ आपको बनाया मटेरियल आपके सामने प्रेजेंट होता है, और आप उस समझते हो उसका इंपॉर्टेंस, उसके कुछ स्टोरी समझते हो, आपका बैकग्राउंड तैयार होता है बहुत सारे। और मान लीजिए कि इस 15 दिन के क्लास में अगर 5 क्वेश्चन भी आ गया, मैं मिनिमम मान के चलता हूँ ऐसे ही, कि तो सोचिए 5 क्वेश्चन, मतलब सोचते हैं आप, कई बार पीटी आप 5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के लिए छूट जाता है आपका। कई लोग जो 10 क्वेश्चन के लिए छूट जाते हैं, कई लोगों को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए लगता है अरे 2 मार्क्स और आता तो हो जाता। तो डोंट ट्राई टू मिस इट, don't take it lightly. So enroll and register it as soon as possible. Okay. So thank you guys. Stay tuned to KM Learning channel.